आप एक बिल्डिंग रेंट पे देखने गए हैं, वो खाली बिल्डिंग है, मतलब खाली हॉल है, चलिए हॉल है। आप इसको रेंट पे देखने गए हैं, आप इसे हॉल कहेंगे। लेकिन अगर इस हॉल में मशीन्स लगी हो तो क्या आप तब भी इसे हॉल कहेंगे या क्या कहेंगे? फैक्ट्री कहेंगे ना। कि अगर आप एक खाली बिल्डिंग देखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आप उसको बिल्डिंग मानते हैं। लेकिन अगर एक बिल्डिंग में मशीनें लगी हुई हैं और उसे फिर आप बिल्डिंग तो कहेंगे ना कि यार बिल्डिंग भी है, मशीनें भी हैं, आप उसे एक टर्म से इस्तेमाल करेंगे, वो होगा फैक्ट्री। इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई बिल्डिंग रेंट पे देते हैं और बिल्डिंग के साथ आप जो है अपना मशीनरी भी रेंट पे दे रहे होते हैं, तो जो उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा होगा वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बल्कि वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा होगा। मतलब अगर आपने ये खाली जमीन, ये बिल्डिंग रेंट आउट की और साथ ये जो मशीनें लगी हुई थी ये भी साथ दे दी, मतलब इन अदर वर्ड्स आप फैक्ट्री रेंट पे दे रहे हैं, उससे जो रेंट आपका आ रहा होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा कि जो आपको रेंट रिसीव होगा वो उसमें से जो आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आप लेस करेंगे, एक्चुअल रिपेयर्स, एक्चुअल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे, आपके पास नेट इनकम वगैरह आ जाएगी। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप ये कोई बिल्डिंग रेंट आउट करते हैं विद प्लांट एंड मशीनरी, अगर इसके लिए कोई आपको अनएडजस्टेबल एडवांस देता है, इस अनएडजस्टेबल एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट था वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए था। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रूल्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वैलिड होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वैलिड नहीं होंगे। सिमिलरली जो रूल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रिपेयर्स के थे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वैलिड होंगे, वो यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। जो रूल्स कलेक्शन चार्जेस के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में थे वो प्रॉपर्टी की इनकम में लगेंगे, वो यहाँ पे नहीं लग रहे होंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आप प्लांट एंड बिल्डिंग रेंट आउट करते हैं, आपको उससे जो रेंट रिसीव हो रहा होता है, जो आपको रेंट वसूल हो रहा होता है, आप वो पकड़ते हैं। उसमें से जितने आपके एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं वो लेस करते हैं, आपकी नेट इनकम आ जाती है। अब इन एक्सपेंडिचर्स में आप डेप्रिसिएशन भी लेस करवा रहे होंगे और ये होनी ही होनी है। हम बिजनेस में जाएंगे ईद के बाद, आप बिजनेस पढ़ेंगे तो आपको डिप्रिसिएशन समझ आ जाएगी कि डिप्रिसिएशन क्या होती है। अच्छा, डिप्रिसिएशन जो होगी हम आगे जाके बिजनेस में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है, किस तरह से क्लेम होती है। लेकिन अगर अदर सोर्स की बात करें तो अदर सोर्स में अगर आप बिल्डिंग रेंट आउट कर रहे हैं और आपने मिसाल मशीनरी भी रेंट आउट की हुई है, तो बिल्डिंग और मशीनरी के डेप्रिसिएशन भी आप यहाँ पे क्लेम करवा रहे होंगे, आप यहाँ पे लेस करवा रहे होंगे। ये जो रेट्स वगैरह होंगे ये आपको हमेशा डेप्रिसिएशन के गिवन होते हैं। ये रेट्स आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी किस्म के रेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चिल होकर बैठना है। जब आप आईकैप हॉल में जाएंगे आप उसका आखिरी पेज पकड़ेंगे, आखिरी पेज पकड़ने के बाद आप देखेंगे तो वहां पे आपको डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह जो होंगे वहां पे गिवन होंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल रेट पकड़ेंगे, प्लांट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाया करेगा। बस आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो लेस करवा देना करना है। तो ये हम बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपकी मजीद पक्की हो जाएगी कि इनकम हम अदर सोर्स में से भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो लेस करवा रहे होते हैं। इसे एग्जांपल करते हैं। मिस्टर मोटू लेट आउट हिज बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी टू मिस्टर पतलू। मोटू प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट हिज इनकम। इसका रेंट रिसीव हुआ है 1 मिलियन, रिपेयर मेंटेनेंस 50,000 रुपए की है, डेप्रिसिएशन जो है वो 45,000 रुपए की है। रेंट आ जाएगा हमारा इसका 1 मिलियन, रिपेयर हम इसमें से 50,000 रुपए की लेस करवा देंगे, डिप्रिसिएशन जो है इसने 45,000 एक्सपेंस चार्ज की है, तो इसकी इनकम हो जाएगी 1905,000 जो होगी इसकी इनकम होगी, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज हो जाएगी। इससे रिलेटेड हम एक और सवाल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मजे का सवाल है। हमने कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल इनकम फैजान की फॉर टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2021 के लिए। सवाल पढ़ते हैं। ऑन अगस्त 2020 फैजान परचेज अ बिल्डिंग व्हिच ही हैड प्रीवियसली यूज्ड एज अ फैक्ट्री इन ग्वादर इंडस्ट्रियल जोन फॉर 5 मिलियन। उसने एक बिल्डिंग ली है 5 मिलियन की ग्वादर में एंड इंस्टॉल्ड अ सेकंड हैंड मशीनरी यूज्ड इन पाकिस्तान फॉर 35 लाख, और 35 लाख की उसने पुरानी मशीनरी लगा दी है। फैजान लीज द बिल्डिंग विद मशीनरी टू आकिब ऑन 1 नवंबर। उसने 1 नवंबर को क्या की है, बिल्डिंग लीज पे दे दी है फॉर अ कंपोजिट रेंट ऑफ रुपीज 6 लाख पर मंथ, 6 लाख पर मंथ के ऊपर।
He also received a security deposit of rupees 10 million. उसने 10 मिलियन का security deposit भी लिया था, which will be non-adjustable, जो adjustable नहीं है, and will be returned at the termination of lease. जैसे ही उसकी ये टर्म खत्म होगी वापस कर देगा. Depreciation जो है वो 15% के ऊपर चार्ज कर रहा है. मतलब वैसे मैं रेट बता देता हूँ. बिल्डिंग का रेट जो है वो 10% होता है. प्लांट एंड मशीनरी का रेट जो है वो डेप्रिसिएशन का टैक्स में 15% होता है. फैजान owns a residential property in Lumber One Society. Lumber One Society में फैजान की एक प्रॉपर्टी है which was let out to on 31 सितंबर 2020 for a monthly rent of rupees 3.5 लाख. He received unadjustable amount of rupees 1.8 million. Following expenses were incurred by Fazan on the two properties during the tax year 2021. जो खवादर की प्रॉपर्टी है उसमें रिपेयर्स हैं, प्लांट है, ग्राउंड रेंट है, इंश्योरेंस है, कलेक्शन चार्जेस है. जो नंबर 1 की प्रॉपर्टी है उसके रिपेयर्स हैं, प्लांट के रिपेयर तो है ही नहीं, ग्राउंड रेंट है, इंश्योरेंस है और कलेक्शन चार्जेस है. ये एक्सपेंसेस हैं, इससे पेमेंट्स की हुई है. हमने फैजान की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्स ईयर 2020 के लिए. अभी पूरा सवाल पढ़ के एक चीज तो मुझे फॉर श्योर हो गई है कि इसमें फैजान की दो इनकम है. एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और दूसरी उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है. हम कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे हम ले लेंगे जी मिस्टर फैजान को. अब ये रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, इसका टैक्स ईयर जो है वो कौन सा है, 2021 है. इसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो हम ले रहे हैं जी कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. यहाँ पे इसका हमें एक चीज तो पूरा सवाल पढ़ के समझ आ गई है. एक इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन रही है, यहाँ पे हम ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे. दूसरी इसकी क्या बन रही है, दूसरी इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन रही है. हम इसकी वर्किंग बनाते हैं, हम इसकी वर्किंग बनाते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले हम यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. उसका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नंबर 1 सोसाइटी में उसने रेंट आउट की है उनको. ये सबसे बड़े उन होते हैं जिनका नाम लेते हुए बिना डर लगता है. और हम मंथली रेंट ऑफ रुपीज 3.5 लाख हम रेंट ले लेंगे. 3.5 लाख पर मंथ रेंट है. कब रेंट आउट किया इसने, सितंबर में. तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने का रेंट बन रहा है. हम इसका 9 महीने का रेंट लेंगे, बताएं कितना आता है. उसके बाद इसको अनएडजस्टेबल अमाउंट मिली है 1.8 मिलियन की. और इसका असूल क्या होता है, जो हमें मिलती है अनएडजस्टेबल अमाउंट, इसका हम 1.10 लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. ये मैं ऐड कर लेता हूँ, वो मुझे आप करवा दें. 315,000. इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये मेरा चार्जेबल रेंट आ रहा है. कितना बनेगा बताइएगा, 3,330,000 यही बनता है. अब इसमें से हम लेस करेंगे अलाउएबल डिडक्शंस. सबसे पहले आता है मैंडेटरी अलाउंस एंड दैट इज रिपेयर्स. अब देखो इसने यहाँ पे रिपेयर्स किए 7.5 लाख रुपए की, इग्नोर है, हम कभी नहीं लेंगे. हमने जो रेंट पे किया है हम उसका 1/5 लेंगे. जो रेंट रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे ले जाएंगे. तो 31,50,000 का 1/5 कितना बनता है, 6,30,000. हम वो ले लेंगे. उसके बाद ग्राउंड रेंट पे किया है 5,000, इंश्योरेंस पे किया है 25,000. ग्राउंड रेंट पे किया है इसने 5,000, इंश्योरेंस पे किया है इसने 25,000 और कलेक्शन चार्जेस जो है वो 1,30,000 है. अब 1,30,000 एक्चुअल है, 1,30,000 और 4% ऑफ आरसीटी मतलब 3,33,30,000 का 4% कितना बनता है, 13,200. तो हमें तो लोअर अलाउ है ना, तो लोअर तो यही है. हम यहाँ पे 1,30,000 लेस करवा देंगे. हम जमा कर लें, बताएं कितनी इनकम प्रॉपर्टी बनती है. की कर 2540,000. ये हमने इनकम कैलकुलेट कर ली, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 2540
000। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वर्किंग नंबर 2, देखिए जी इसने कहानी तो हमें पूरी बताई है, हमने देखना है रेंट। इसने दी है कितना रेंट ले रहा है बिल्डिंग का और मशीनरी का 6 लाख, और इसने दिया 1 नवंबर को, ये 8 महीने बनेंगे। रेंट रिसीव्ड 600K इंटू 8, 4.8 मिलियन, ये हम ले लेंगे। फिर इसको अनएडजस्टेबल अमाउंट भी तो मिली है, और वो मिली है 10 मिलियन की। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज मैंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी के रूल्स हैं वो प्रॉपर्टी में वैलिड है, वो अदर सोर्स में वैलिड नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी इनकम आ गई। अब इसमें से हम एक्सपेंडिचर्स लेस कर देते हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स है। मैं रिपेयर्स इकट्ठी लेने लगूँ यहाँ पे, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, हम इकट्ठी भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इकट्ठी रिपेयर ले रहे हैं, तो 3,75,000 बन रही है। इसमें से हम लेस कर देंगे, तो इसमें भी आएंगे लेस अलाउएबल डिडक्शंस। टैक्स में जब भी हम एक्सपेंडिचर्स को लेस कर रहे होते हैं ना, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अलाउएबल डिडक्शंस की। पहले हम इसमें लेते हैं रिपेयर्स। रिपेयर्स बिल्डिंग की 3 लाख है और प्लांट की जो है वो 75,000 है। 3,75,000 रिपेयर के एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ग्राउंड रेंट 5,000 है, तो लेते हैं ग्राउंड रेंट 5,000 है। इंश्योरेंस 13,000 है, कलेक्शन चार्जेस 13,000 है, इंश्योरेंस 13,000 है, कलेक्शन चार्जेस 13,000 है। जमा करें, बताएं कितने एक्सपेंडिचर्स बनते हैं इसके टोटल। लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज मुझे इसकी डेप्रिसिएशन भी तो देनी है। अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा देन द आंसर वुड बी रॉन्ग, और ये अंडरस्टूड है। यही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, जब अदर सोर्स का सवाल कर रहे होते हैं और स्पेशली ये वाला सवाल कर रहे होते हैं। अब उसने हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, वो हमें रेट भी नहीं बताएगा। इस चीज को नोट डाउन कर लो कि वो यहाँ तो मैंने आपको रेट बता दिया ना कि बिल्डिंग का 10% है, प्लांट का 15% है, वो आपको पेपर में रेट भी नहीं बताएगा। बस उसने पेपर के एंड के ऊपर क्या करना है, उसने पेपर के एंड के ऊपर क्या किया होगा, आपको डिप्रिसिएशन रेट गिवन किए होंगे। तो वहां पे आपने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है और आपने फैसला करना है। अगर बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है और प्लांट मशीनरी रेंट पे दी हुई है, तो इनकी डिप्रिसिएशन भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी डिप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे। बिल्डिंग 5 मिलियन की है, प्लांट जो है वो 15 मिलियन की है, तो हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे बिल्डिंग की। बिल्डिंग 5 मिलियन की है, बिल्डिंग का रेट होता है 10%। जो प्लांट है वो 3.5 लाख 3.5 मिलियन का है, इसका रेट है 15%। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने कहना सारी 1 अगस्त को ली है, तो क्या डेप्रिसिएशन को हम टाइम प्रोपोर्शनेट करेंगे। टैक्स में डेप्रिसिएशन टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं होती। आप जिस साल एसेट को लेते हैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेते हैं। 5 मिलियन का 10% लिया, ये डेप्रिसिएशन आ गई 5 लाख, और 35 लाख का 15% लिया तो क्या डेप्रिसिएशन आएगी प्लांट की 35, 3.5 और 1.75, 4.25। इन सब का सम करें, बताएं क्या टोटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं। एक्सपेंडिचर्स आए 1431, लेस कर लो, कितनी इनकम आती है 3,369,000। यहाँ पर लिख लो 3,369,000, जमा कर लो, क्या आता है, ये इसकी बनेगी टैक्सेबल इनकम। ये क्या बन गई, इसकी टोटल इनकम। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टेक्निकल और डिफिकल्ट क्वेश्चन अदर सोर्स का नहीं मिलेगा आपको पेपर में, किस एक पॉइंट से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।